Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। इस बार की भी खबर चीन से है। वो क्या है कि चीन का वुहान शहर तो आप सब जान गए होंगे, जहाँ से कोरोना निकला। कोरोना वहाँ से निकला और हमारा आपका घर से निकलना बंद हो गया। लेकिन अब खबर ये है कि चीन में एक और वुहान पैदा हो गया है, एक और शहर जहाँ पर कोविड-19 की बीमारी बड़े पैमाने पर फैल गई है। क्या है इसका चक्कर, और एक देश का चक्कर क्या है जो कर्ज के चलते चीन के चक्कर में फंसने वाला है, ये सब आपको बताएंगे आज। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी है ब्रिटेन से। यहाँ की एक मशहूर कंपनी है रोल्स रॉयस। ये कंपनी जेट इंजन भी बनाती है। कोरोना के चलते एविएशन फील्ड में बहुत नुकसान हुआ। इसका असर इस कंपनी पर भी पड़ा। कंपनी ने 9,000 लोगों को नौकरी से निकालने का ऐलान किया। नौकरी जाने का सबसे ज़्यादा असर ब्रिटेन पर पड़ेगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक आने वाले कई महीनों तक एविएशन इंडस्ट्री में मंदी रहने की आशंका है। बिजनेस को 2019 के मुकाबले आने में 3 साल लग सकते हैं। इसलिए इस तरह की खबरें सिर्फ ब्रिटेन से नहीं और जगहों से भी आ सकती हैं। दूसरी सुर्खी ब्राज़ील से है। यहाँ कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड तेज़ी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। इस दौरान 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई। कोरोना के कुल मामले ब्राज़ील में 2.25 लाख होने वाले हैं। 18,000 लोगों की मौत। कोरोना प्रभावित देशों में तीसरे नंबर पर है ब्राज़ील। और इसे इस हाल में पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा दोषी कौन है? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। वो कभी कोरोना को लेकर गंभीर नहीं हुए। हम दुनियादारी में लगातार आपको बताते रहे हैं, जब प्रांतों ने कोरोना पर काबू पाने की कोशिश की तो राष्ट्रपति ने लोगों को लॉकडाउन तोड़ने के लिए उकसाया। तीसरी सुर्खी सिंगापुर से है। यहाँ एक आदमी को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन कोरोना के चलते सजा सुनाने की ये प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे हुई। जिसे सजा मिली वो मलेशिया का रहने वाला है। 2011 में उसे ड्रग्स की तस्करी में शामिल पाया गया था। सिंगापुर में ड्रग्स तस्करी पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। बहुत सख्त कानून है। पिछले कई दशकों में यहाँ ड्रग्स के कारोबार में शामिल पाए गए सैकड़ों लोगों को फांसी दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रास्ते फांसी की सज़ा सुनाए जाने को कई लोग अमानवीय बता रहे हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा अमानवीय है लोगों को ड्रग्स की लत लगवाना, और इसके लिए कितना भी सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। मेरी आपकी राय अलग हो सकती है, पर अपनी राय यही है। अब बारी बड़ी खबर की। चीन के उत्तरी पूर्वी हिस्से में रूस की सीमा के पास जिलिन नाम का एक प्रांत है। ध्यान से सुनिएगा, जिलिन नाम का एक प्रांत है। आगे चल के जिलिन नाम का एक शहर भी आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। जिलिन नाम का एक प्रांत है। यहां पर एक शहर है शुलान। जिलिन प्रांत में शुलान शहर। करीब 7 लाख की आबादी वाला यह शुलान शहर चीन का दूसरा वुहान बन गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चीन ने यहां पर लॉकडाउन लगा दिया है। 18 मई की दोपहर यहां के सारे गांव, सारे रिहायशी इलाके सील कर दिए गए। कोरोना प्रभावित इलाकों में न कोई घुस सकता है, न कोई यहां से बाहर जा सकता है। शुलान के जिन हिस्सों में एक भी कोरोना केस नहीं, वहां पर जरूरी चीजें खरीदने के लिए थोड़ी सी छूट है। क्या छूट है? हर परिवार से एक आदमी को नजदीकी दुकान तक जाने की इजाजत है। रोज नहीं, 2 दिन में एक बार, वो भी 2 घंटे के लिए। यहाँ सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। डिलीवरी सर्विस बंद कर दी गई है। दवाई की दुकानों से बुखार की दवाएं भी गायब हो गई, ताकि लोग कोरोना के लक्षण छिपाने की कोशिश में इन दवाओं का इस्तेमाल ना करें। खबरों के मुताबिक अगले कई हफ्तों तक यहाँ स्थिति सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। चीन की मीडिया शुलान को देश का नया कोरोना हॉटस्पॉट बता रही है। कोरोना की इस दूसरी लहर में शुलान का पहला कोरोना केस कब मिला? 7 मई को। ये पेशेंट थी एक 45 साल की महिला जो कि एक लॉन्ड्री में काम करती हैं। 7 मई को जब मेडिकल जांच में उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई, उसके करीब 73 दिन पहले से कोरोना का कोई लोकल केस सामने नहीं आया था। ऐसे में इन महिला का कोरोना पॉजिटिव होना प्रशासन के लिए हैरानी की बात थी। खासतौर पर इसलिए कि ना ही वो किसी और प्रांत में गई, ना ही वो विदेश से लौटे किसी शख्स के संपर्क में आई। इसके बावजूद उन्हें ये बीमारी होना बताता है कि प्रशासन की लाख कोशिशों और दावों के बावजूद अंदर ही अंदर चीन में सामुदायिक संक्रमण फैल रहा है। चीन की चिंताएं सिर्फ शुलान शहर तक सीमित नहीं है। शुलान शहर का प्रशासन आता है जिलिन शहर के अंतर्गत।
मैंने आपको कहा था कंफ्यूज नहीं होना है, जिलिन प्रांत भी है और शहर भी। तो जिलिन शहर में, जिसमें शुलान भी आता है जिसके अंडर में, यहाँ कोरोना के लगभग 24 केस मिले हैं। जिलिन प्रांत के पड़ोस में उत्तर कोरिया से लगी सीमा के पास एक और प्रांत है, इसका नाम है लियाओनिंग। यहाँ भी कोरोना के नए मामले मिले हैं। इन सब का संबंध शुलान की उस संक्रमित महिला से था, यानी शुलान की वो जो लॉन्ड्री में काम करने वाली महिला हैं, उनसे पूरे जिलिन प्रांत में फैला और फिर इस दूसरे प्रांत में भी फैला। खतरे को भांपकर पिछले हफ्ते 13 मई को जिलिन शहर में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया। ट्रेन सेवा, लंबी दूरी की बसें, सभाएं, जमघट, कैफे, सिनेमा हॉल, सब पर रोक, स्कूल भी बंद। अब अगर कोई जिलिन शहर से भी बाहर जाना चाहे तो उसे बाहर जाने के 48 घंटे पहले कोरोना जांच करवानी होगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही बाहर जाने की इजाज़त होगी। जिलिन शहर में आंशिक लॉकडाउन, शुलान में पूरा लॉकडाउन, जियाओई शहर में सख्ती। ये पूरा इलाका टॉप अलर्ट पर है। चीन में प्रीमियर का एक पद होता है, वहाँ की राष्ट्रपति केंद्रित व्यवस्था में इसको समझिए प्रधानमंत्री की पोस्ट। चीन के मौजूदा प्रधानमंत्री यानी कि प्रीमियर हैं ली कचियांग। इनके अलावा 4 उप प्रधानमंत्री यानी वाइस प्रीमियर भी हैं। इनमें से एक हैं सुन चुनलान। जब वुहान में कोरोना फैला और लॉकडाउन लगाया गया तब यही सुन चुनलान वहाँ के सरकारी कोरोना वायरस टास्क फोर्स की मुखिया थी। पिछले हफ्ते यही सुन चुनलान जिलिन प्रांत भेजी गई। वही अब यहाँ कोरोना से जुड़ा कामकाज संभाल रही हैं। लापरवाही बरतने और संक्रमण न रोक पाने के आरोप में यहाँ स्थानीय प्रशासन के 6 अधिकारी बर्खास्त भी कर दिए गए हैं। इनमें शुलान की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया भी शामिल हैं। ये इलाका अप्रैल की शुरुआत से ही डिस्टर्ब है। वुहान चीन के मध्य वाले हिस्से में पड़ता है और जिलिन ये पड़ता है चीन के उत्तरी पूर्वी हिस्से में। ये इलाका रूस और उत्तर कोरिया की सीमाओं के नज़दीक है। वुहान और उसके आसपास के इलाकों में जब कोरोना कंट्रोल हो गया तो चीन ने सोचा कि स्थितियां सामान्य हुई। बाकी प्रांतों में भी स्थितियां नियंत्रण में थी, इसीलिए दुकानें, कारखाने वापस खुल गए, कामकाज होने लगा। चीन ने बाकी दुनिया से कहा कि उनके यहाँ अब हालात बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन इस आत्मविश्वास के उलट अब चीन के उत्तरी पूर्वी हिस्से से परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। वहाँ कोरोना के नए हॉटस्पॉट बनने लगे हैं और इनके शुरुआती संक्रमणों का संबंध सरहद पार से भी है। कैसे? देखिए, रूस और चीन के बीच 4300 किलोमीटर के लगभग लंबी सीमा है। इसका कुछ हिस्सा तो पूर्वी और उत्तरी पूर्वी चीन से सटा है और कुछ हिस्सा उत्तरी चीन से, जहां चीन के शिनजियांग प्रांत और रूस के अल्ताई रिपब्लिक की सरहदें मिलती हैं। चीन के उत्तरी हिस्से में ही पड़ता है इनर मंगोलिया, जिसे चीन अपना स्वायत्त प्रांत कहता है। इसका भी कुछ हिस्सा रूस से सटा है। लंबी स्थलीय सीमा के कारण रूस और चीन के बीच काफ़ी कारोबार होता है। कारोबार के अलावा बड़ी संख्या में दोनों तरफ के युवा भी एक दूसरे के यहाँ कॉलेज में दाखिला लेते हैं। कई पेशेवर भी सरहद पार जाकर कामकाज करते हैं। मार्च खत्म होते होते रूस में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज़ हुई। वहाँ रहने वाले कई चीनी नागरिक अपने यहाँ लौटने लगे। उन्हें लगा कि रूस की तुलना में चीन ज़्यादा सुरक्षित है। उधर से आ रहे कई लोग अपने साथ कोरोना भी ला रहे थे। इस वजह से चीन के सरहदी इलाकों में कोरोना के इंपोर्टेड मामलों की संख्या बढ़ गई। इसी क्रम में हाईलाइट हुआ चीन का सुइफिन शहर। यह शहर चीन के पूर्वी मुहाने पर ठीक रूसी सीमा के पास बसा है। रूस से लौट रहे ज़्यादातर चीनी नागरिक इसी सुइफिन शहर के रास्ते वापस आ रहे थे। इनकी वजह से यह शहर कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। आप समझिए कि 8 अप्रैल को जब वुहान में लॉकडाउन खुला, उसके अगले रोज़ सुइफिन में लॉकडाउन लगाना पड़ा। 8 अप्रैल को चीन ने विदेश से आयातित 59 केस बताए कोरोना के। इनमें से 25 तो सुइफिन के रास्ते चीन में घुसे थे। इसके अलावा 86 ऐसे लोग थे जिन्हें कोरोना तो था लेकिन कोई लक्षण नहीं था। सरहद पार से आने वाले सारे लोगों को 28 दिन क्वारंटीन में रखना, फिर कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज। करीब 70,000 की आबादी वाले सुइफिन शहर के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। 14 अप्रैल को चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के पहले पखवाड़े में ही यहाँ करीब 1,500 लोग क्वारंटीन में थे। इनमें से लगभग 20% को कोरोना था। इस विस्फोटक स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आनन फानन यहाँ 600 बिस्तरों का आइसोलेशन हॉस्पिटल बनवाया। फरवरी में जैसे रूस ने चीन से सटी अपनी सीमाएं सील की, वैसे ही अब चीन ने 7 अप्रैल को सुइफिन से सटी सीमाएं लोगों के लिए बंद कर दी। सीमा सील कर दिए जाने के कारण कई चीनी नागरिक रूसी सीमा में फंस गए और इसके चलते रूस के आगे भी परेशानी खड़ी हो गई। एक तो ये चीनी नागरिक सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सीमा के पास पहुंच रहे थे। इस वजह से उनके साथ सफर कर रहे बाकी लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा था। ऊपर से जब इन चीनी नागरिकों को चीन में एंट्री नहीं मिली तो वो रूसी इलाके में ही रह गए। वहाँ हेल्थ केयर सिस्टम बदहाल है, क्वारंटीन के इंतजाम भी छोटे स्तर पर हैं। इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच रहे चीनी नागरिकों को संभाल पाना, उनकी जाँच करना, क्वारंटीन में रखना, ये रूस के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए मुश्किल हो गया।
रूस चाहता था चीन सीमा खोले। चीन को डर था सीमा खोलने पर उसके यहाँ कोरोना बढ़ेगा, जिसे संभाल पाना उनके पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए सरदर्द होगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच मनमुटाव भी हुआ। इस मनमुटाव की टेंशन को कम करने के लिए चीन ने मेडिकल डिप्लोमेसी भी अपनाई। 11 अप्रैल को उसने अपने कुछ मेडिकल विशेषज्ञ मॉस्को भेजे ताकि वो कोरोना काबू करने में रूस की मदद करें। साथ ही चीन ने मेडिकल सप्लाई भी भिजवाई। यह अजीब स्थिति थी। एक तरफ जहां रूस, इटली और अमेरिका समेत दूसरे देशों को मेडिकल सप्लाई भेज रहा था, वहीं रूस अपने यहाँ मास्क और बाकी मेडिकल उपकरणों की कमी के कारण चीन से मदद ले रहा था। चीन के दबाव में रूस की पुतिन सरकार ने सुइफिन से सटे अपने प्रिमोस्की क्राई इलाके की मांगों को भी नजरअंदाज किया। प्रिमोस्की क्राई के गवर्नर ओलेग कोजिमेको ने पुतिन सरकार से कई बार अपील की, कहा कि वो रूस में रह रहे चीनी नागरिकों के प्रिमोस्की क्राई आने पर फिलहाल बैन लगा दें, लेकिन पुतिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। कोविड ऑब्जर्वर रशिया के मुताबिक 20 मई तक प्रिमोस्की में कोरोना के कुल 1446 केस दर्ज हुए। 14 लोगों की मौत हुई। 24 मार्च को यहाँ कोरोना का पहला केस मिला। आप ग्राफ देखिए। 4 अप्रैल से यहाँ संक्रमण में ज़्यादा तेजी आई। एक दिन में ही संख्या दोगुनी हो गई। इसके बाद से ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। टाइमिंग के हिसाब से अगर ये कहा जाए कि प्रिमोस्की की इस हालत का जिम्मेदार चीन और पुतिन सरकार हैं, तो गलत नहीं होगा। इन सब के बाद एक बार फिर लौटते हैं शुलान शहर की तरफ, चीन का नया वुहान। प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिका लेंसेट ने 8 अप्रैल के अपने एक लेख में कोरोना की सेकेंड वेव के प्रति आगाह किया था। इसमें लिखा था कि लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों में सही समय से पहले छूट देने का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लेंसेट की इस रिपोर्ट में लिखा था कि गर्मी आते आते चीन के उत्तरी हिस्से में संक्रमण की दूसरी खेप के मामले सामने आ सकते हैं। चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी समेत कई देश कोरोना की इस दूसरी खेप के खतरे का सामना कर रहे हैं। ये अनुभव बाकी देशों के लिए सबक बन सकते हैं। हमें ये सिखा सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह की तैयारियां की जानी चाहिए, लॉकडाउन के बाद किस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए, वरना फिर चीन जैसा ही हाल होगा। एक बार लॉकडाउन खुलेगा, फिर कुछ दिनों बाद लगाना पड़ेगा। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। आज से हम एक और नई शुरुआत कर रहे हैं। जिस तारीख का एपिसोड, उस तारीख का दुनिया से जुड़ा एक वाकया, एक किस्सा। आज की तारीख 20 मई साल 2002 में आज ही के दिन एशिया में एक नया देश बना था। गिनती में ये दुनिया का 192वां देश था। कहाँ है ये देश? ये देश है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बसा ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर पहले पुर्तगाल और फिर इंडोनेशिया, यानी करीब 450 साल की गुलामी इन दोनों देशों की। इसके बाद 18 साल पहले आज के दिन आज़ाद हुआ। ईस्ट तिमोर को आधिकारिक तौर पर यह आज़ादी मिली 20 मई को। क्या है इस देश की खासियत? इस देश में कच्चे तेल और गैस का बड़ा भंडार है। इसके बावजूद हालात काफ़ी ख़राब हैं। करीब 13 लाख की आबादी है पूरे देश की और आधी जनता गरीबी रेखा के नीचे है। 40% लोग निरक्षर हैं। अगस्त 2019 में खबर आई कि ईस्ट तिमोर अपने एक एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए चीन से कर्ज लेने की सोच रहा है। ये प्रोजेक्ट बहुत रिस्की है। ऐसे में अगर चीन से ईस्ट तिमोर कर्ज लेता है तो चुकाएगा कैसे? इस सवाल पर इंडोनेशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक डर फैला हुआ है। और डर की वजह क्या है? आशंका। ये आशंका कि क्या ईस्ट तिमोर को अपने कर्ज वाले ट्रैप में फंसाएगा चीन और इसके बहाने उस इलाके में भी अपने प्रभुत्व को बढ़ाएगा चीन। चीन पहले ही यहाँ काफ़ी निवेश कर चुका है। ये देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी है। 2008 में अमेरिका ने अपने एक डिप्लोमेटिक केबल में लिखा था कि चीन को ईस्ट तिमोर की स्थिति दुरुस्त करने से मतलब नहीं, वो बस अपने फ़ायदे के हिसाब से यहाँ तोहफे बांट रहा है। चीन की यही रणनीति ईस्ट तिमोर को अपने घेरे में लेती जा रही है। अगर चीन अपनी मंशा में कामयाब हुआ तो ईस्ट तिमोर का हाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह हो सकता है। सोचिए कैसा होगा? पुर्तगाल और इंडोनेशिया के साम्राज्यवाद से छूटा देश चीन के आर्थिक साम्राज्यवाद में एक कॉलोनी बनकर रह जाए। दुनियादारी में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अध्ययन करते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि और किन विषयों के बारे में आप जानना चाहेंगे। शुक्रिया।